ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हमने मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, पहले ही टाइप्स पढ़ ली, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली है। और हमने उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भी पढ़ ली है, कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन कैसे हुई वो भी पढ़ लिया है। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं, आज का हमारा टॉपिक यही है, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ 42nd अमेंडमेंट के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट, जिसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की। फॉर एग्जांपल जैसे आप बोलो सेकुलर वर्ड, सेकुलर ऐड किया, प्रेम्बल, प्रेम्बल भी हमने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड किया। तो प्रेम्बल क्या था? प्रेम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्शन होती है, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस कौन कराता है? प्रेम्बल। एक प्रीफेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक इंट्रोडक्शन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, 42nd अमेंडमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट जो हमारा है फीचर्स, उस पर जाए तो सबसे पहला इसका फीचर आता है, सबसे इसका इम्पॉर्टेंट पहला फीचर है, और उस फीचर क्या है? drawn from various sources। कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारे वर्ल्ड के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हमने लिया है। फॉर एग्जांपल जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, तो फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिए हैं। DPSP हुए तो DPSP हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और हम देखें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने USSR से ली हैं। ऐसे ही और भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमने वर्ल्ड के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनों से लिए हैं। और मेन इसमें हमारा एक्ट ऑफ 1935 आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा पार्ट है वो हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। एक्ट ऑफ 1935 से हमने मैक्सिमम जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो सेकंड फीचर है, सेकंड फीचर इसका आ जाता है सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर है इसका लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है? रिटन लेंथियस्ट मतलब बहुत बड़ा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने आपको बता दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, रिटन और ओरल। तो लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि जब 1950 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला उस टाइम इसमें क्या था? 395 आर्टिकल्स थे। आर्टिकल कितने थे? 395 आर्टिकल थे। 22 इसमें पार्ट्स थे और 8 इसके शेड्यूल थे। ठीक, तो ये क्या एक लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। अब रिसेंट 219 का जो हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग 465 प्लस आर्टिकल्स हैं हमारे पास, 25 पार्ट्स हैं हमारे पास और 12 शेड्यूल्स हैं।
हमारे पास। तो ये क्या है कि लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस हिसाब से क्या है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है दुनिया का सबसे लेंथिएस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इतने आर्टिकल्स, इतने पार्ट, इतने शेड्यूल जो हैं वो हमें दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनों में देखने को नहीं मिलते। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास क्या आती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने इंग्लैंड से ली है। इसमें क्या है हमारे पास हमारी कंट्री के दो टाइप के हेड हैं, टू टाइप्स हेड हैं। एक है नॉमिनल हेड, एक नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेजेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। और रियल हेड कौन है हमारे? रियल हेड हैं हमारे पीएम। प्रेजेंट पीएम हमारे आजकल के कौन है? नरेंद्र मोदी। ये होगी हमारी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से ली है? हमने ली है इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, ब्रिटिशर्स से हमने ली है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद आगे क्या है हमारा थर्ड जो इसका इम्पोर्टेंट है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35। इसमें इम्पॉर्टेंट जो राइट्स हैं, सबसे हमारा पहला राइट आता है राइट टू इक्वलिटी। सब जो हैं कानून की नज़र में बराबर हैं। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18। ओरिजिनल में जब हमने कहा, अभी हमारे पास कितने फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन जब हम ओरिजिनल में देखें 1950 तो उस टाइम हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे। एक एक्स्ट्रा राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हमने डिलीट किया राइट टू प्रॉपर्टी को 19 हैंड अपने अमेंडमेंट्स के थ्रू। अब मैंने जो 42nd अमेंडमेंट, और उसको अब हमने बना दिया लीगल राइट। और अभी हमारे पास है 6 फंडामेंटल राइट्स। तो पहला फंडामेंटल है हमारा राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18। जैसे राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो ये सारे क्या हैं हमारे राइट टू इक्वलिटी। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके 22। राइट टू फ्रीडम जो हमें और फ्रीडम्स देता है, जैसे राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द, हम इंडिया के किसी भी कोने में जाकर रह सकते हैं, वहाँ खा सकते हैं, घूम सकते हैं। राइट टू लाइफ, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये सारे राइट्स हमें कौन देता है? राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22। थर्ड हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमें कोई भी जबर नहीं दबोच सकता। हमें राइट है कि हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएं और कोर्ट में चले जाएं। हमें कोई भी ज़बरदस्ती मार नहीं सकता, कहीं लेकर जा नहीं सकता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। ये हमारा आ गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेट मतलब कि दबोच नहीं सकता, हमारे पास राइट है ना दबोचने होने। उसके बाद हम आगे देखें, 6 में से हमने 3 डिस्कस कर ली, 3 बचे। आगे हमारा आता है राइट, 4 नंबर पर राइट आ गया राइट टू रिलीजन। क्या हमारा आ गया? राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन मतलब कि हमें अपना धर्म को प्रोटेक्ट करने का राइट है। हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता आप हिंदू बन जाएं, आप मुस्लिम बन जाएं। हमारे पास अपने रिलीजन को अडॉप्ट करने का, हम कोई रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं और हमें अपने रिलीजन की प्रोटेक्शन करने का पूरा हक है। कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 25 से लेके 28। ये आ गया राइट टू रिलीजन।
उसके बाद हमारा आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं ये आते हैं हमारे आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ये माइनॉरिटीज़ को राइट देते हैं कि आप भी अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करने का आपके पास राइट है, पूरे का पूरा राइट है आपके पास एजुकेशन लेने का भी पूरा राइट है, राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसके बाद लास्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा राइट बचा है उसका नाम क्या है, 6 नंबर का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, 32 आर्टिकल। अब आर्टिकल 32 अगर नहीं होगा तो बाकी फंडामेंटल राइट हमारे पास ना भी हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे दूसरे फंडामेंटल राइट्स को। अगर हमारे फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है तो हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के थ्रू हम कोर्ट में जाके अपने राइट्स को वापस लेने की अपील कर सकते हैं। इसमें रिट्स हैं, रिट्स ऑफ हैबिस कॉर्पस, रिट्स ऑफ मैंडमस, तो ये 3-4 रिट्स आती हैं इसमें। तो ये क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट कौन सा है हमारा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसके बाद आगे चले हम तो हमारी आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज अब ओरिजिनल हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे राइट्स हैं उसी तरह हम कुछ हमारी ड्यूटीज भी हैं। जब हमने ओरिजिनल में अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिया तो उस टाइम क्या था, हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई भी चैप्टर नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर बाद में ऐड किया गया है। वो एक अमेंडमेंट हुई जो मैंने आपको बताया था 1976 में 42nd वाली अमेंडमेंट हुई, उसके थ्रू हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर ऐड किया। कहाँ से किया, USSR से किया। और इसमें क्या कुछ ड्यूटीज़ हैं हमारी, जैसे कि हमें अपने नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल अपने जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, तो उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बाद हमारा आगे वाला जो फीचर है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बाद वो आता है हमारा DPSP। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, पार्ट 4, आर्टिकल पार्ट 4 में हैं 36 से लेके 51 आर्टिकल तक। तो DPSP क्या है, ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे गाइडलाइंस हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना है जब भी वो कोई नया कानून बनाएंगे। तो ये प्रिंसिपल जो हैं DPSP में, जो प्रिंसिपल्स जो गाइडलाइंस हैं उनको उन्होंने फॉलो करना नेसेसरी है, ये फॉलो उनको करनी पड़ेगी। इसमें इंपॉर्टेंट हमारी गांधीज जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, राइट टू इसमें भी इक्वलिटी। तो ये सारे DPSP हैं, ये क्या है, गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना है हमें। उसके बाद आगे हम चलें तो हमारा आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, अडल्ट मतलब अबव 18, फ्रेंचाइज में राइट। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि हमारी कंट्री में बोथ बॉयज़ या फिर गर्ल्स हों, जो भी 18 साल से ऊपर है उन्हें क्या है, राइट टू वोट है, वो कानून को चुनने का हक है उन्हें पास, वो वोट कर सकते हैं। कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, आपके कास्ट, कलर, रिलीजन, किसी भी बेसिस पे सबको क्या है, राइट टू वोट है। उसके बाद क्या है, ये सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट मतलब क्या है कि इंडिया जो है
इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट क्या, सेकुलर का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जिसका कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता, सभी रिलीजन जो है उसके लिए बराबर हैं, सभी रिलीजन को उसने बराबर इंपॉर्टेंस दी होती है, लाइक इंडिया। इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का वर्ड कब आया, द वर्ड सेकुलर, सेकुलर वर्ड जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 में एक अमेंडमेंट के थ्रू सेकुलर वर्ड को हमारे प्रेम्बल में ऐड किया गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो क्या, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस। अब इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या आता है, इमरजेंसी प्रोविज़न जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं कि जिनमें अगर मान लीजिए कोई भी रेबिलियन हो जाता है कंट्री में या कोई बाहर वाली कंट्री अटैक कर देती है तो उस टाइम पे क्या होता है, एक इमरजेंसी लगा दी जाती है, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजन में 3 तरह की इमरजेंसी आती है। सबसे पहली इमरजेंसी होती है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो है वो हमारे आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग दी जाती है। जब भी हमारी कंट्री में कोई एक्सटर्नल, कोई बाहर से कोई अटैक कर दे या कोई इंटरनल बहुत बड़ा रेबिलियन हो जाए तो उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, वो लग जाता है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 पे लगाता कौन है इमरजेंसी, प्रेसिडेंट। सेकेंड आती है हमारी स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 ये कब लगती है, जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो फेल हो जाती है। गवर्नर अगर बोल दे प्रेसिडेंट को, भाई जी कि जो स्टेट है वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस काम नहीं कर रही, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर रूल लगा देते हैं हमारी किसी भी स्टेट में, और उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेट इमरजेंसी। उसके बाद तीसरी हमारी आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। ये थी हमारी इमरजेंसी प्रोविजंस कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के लिए क्या क्या प्रोविजंस की गई हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे और भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे देखें हम क्या है blend of rigidity and flexibility। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जिनको हमें अमेंड करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस चाहिए होती हैं और कुछ जो हैं वो सिंपल से हो जाता है। तो जैसे मैं आपको दूं फॉर एग्जांपल, अब इसमें 2 तरह की अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली लाते हैं, चेंज लाते हैं। अब क्या हमारे अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया जिसमें तब्दीली लाने में हमें ज़्यादा स्पेशल प्रोविजंस की ज़रूरत होती है, और फ्लेक्सिबल हो गया जो आसानी से चेंज हो जाता है। अब रिजिड में हम देखें तो रिजिड को अमेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, 1/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए, 1/3 मेजोरिटी चाहिए, प्लस क्या चाहिए हमें, हाफ स्टेट भी हमारे साथ होनी चाहिए, इंडिया की हाफ स्टेट। तब जाके जो रिजिड फीचर्स हैं उनको हम अमेंड कर पाएंगे, हाफ स्टेट। और जो फ्लेक्सिबल हैं उनके लिए हमें सिंपल मेजोरिटी, 1/3 मेजोरिटी ही चाहिए है हमें उसको अमेंड करने के लिए। तो ये क्या है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। उसके बाद इसका एक और फीचर है, वो क्या है ये क्वाजी फेडरल। फेडरल का मतलब क्या होता है, जिसमें पावर जो डिस्ट्रीब्यूट होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट।
और हमारे इंडिया में हम देखें तो इसमें सेंटर और स्टेट में भी पावर डिवाइड है, और सेंटर के पास भी कुछ हमारे फीचर ऐसे भी हैं जो यूनिटरी फीचर हैं, और कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर भी हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं इंडिया के क्या है, क्वाजी फेडरल है। इंडिया में क्वाजी फेडरल है, मतलब इंडिया में फेडरलिज्म भी है और इंडिया में यूनिटरी भी है। जैसे एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, और लेकिन गवर्नमेंट देखें हम 2 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, सेंटर में अलग गवर्नमेंट होती है और स्टेट में अलग गवर्नमेंट होती है। उसके बाद हम देखें तो क्या है, बाई कैमलर लेजिस्लेचर। हमारा लेजिस्लेचर बाई कैमलर है। बाई कैमलर मतलब 2 हाउसेस हैं। एक हाउस क्या है, लोकसभा, और दूसरा क्या है, राज्यसभा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बाई कैमलर लेजिस्लेचर। 2 टाइप का हमारा 2 हाउसेस हैं हमारे, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। आगे हम देखें तो क्या है, जुडिशरी सिस्टम हमारा कैसा है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब अब देखें सुप्रीम कोर्ट, फिर स्टेट हाई कोर्ट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर ऐसे सब डिवीजन, फिर तो छोटे मोटे। तो ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है कि जुडिशरी हमारे जो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव जुडिशरी है, इनका एक दूसरे पे कोई भी जो है नहीं होगा। ये सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ